पाकिस्तान की फौज, जिसे आसिम मुनीर ये कहते हैं कि दुनिया की नंबर 1 फौज, विदेशों में बच्चों को भेजते हैं, विदेशों में प्रॉपर्टीज बनाते हैं। सेना के अधिकारी इतनी लूट कहां से करते हैं? और परवेज मुशर्रफ साहब उस समय पर भगोड़े हो चुके थे कि ये लोग को इनके हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, खाने के कुछ और है। असीम मुनीर की सेना सेना है, ये कहना भी बेकार की बात है। ये मैं इसलिए भी कह सकता हूं क्योंकि ये तो अब मैं नहीं कह रहा हूं, ये पीओके के लोग कह रहे हैं। बिल्कुल। तो उसमें पाकिस्तानी महिलाएं बता रही हैं कि कैसे घर में जबरदस्ती कर उनकी असमत की जा रही है। हमारी इज्जतें लूटी जा रही हैं, उन्हें शर्म हया नहीं आती। इन्होंने पहले हमारे इंटरनेट बंद कर दिए, भाइयों ने एहतियात किए, वो चले गए और उनके जाने के बाद ये हमारे घरों पे छापे मारते हैं। हमारे चादर चार दीवारी किसी चीज का तकद्दुस ये नहीं रहने देते। रातों को छापे मारे जा रहे हैं हमारे घरों पे, हमारी इज्जतें लूटी जा रही हैं, उन्हें शर्म हया नहीं आती कि हम भी तो किसी की मौए बहने बेटे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ हैं हमारे डिजिटल टीम के ग्रुप एडिटर डॉक्टर प्रवीण तिवारी सर। सर बहुत स्वागत। सर हमने कल पीओके पे बात की थी, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, लोगों ने बहुत प्यार दिया उस वीडियो को। और आज एक बार फिर से, क्योंकि पीओके से बहुत सारी चीज़ें निकल कर के आ रही हैं जो आज तक नहीं आई थी, धीरे धीरे वो चीज़ें आ रही हैं। कुछ वीडियोस भी आए जिसमें सबसे अहम था महिलाओं की जो बाइट्स वहाँ से आई हैं, महिलाएं जो कह रही हैं, उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। और दोस्तों देखिए, पीओके में ज़बरदस्त बवाल मचा हुआ है, पीओके में आज़ादी के नारे लग रहे हैं और वहाँ आसिम मुनीर की फ़ौज जो है, यानी पाकिस्तान की जो फ़ौज है, वो गोलियां बरसा रही है, लोगों की जान जा रही है। लेकिन अब महिलाएं ये कह रही हैं कि उनके साथ शोषण हो रहा है, उनके साथ असमत लूटी जा रही है, असमत उनकी लूटी जा रही है। सर चल क्या रहा है पीओके में? मतलब पाकिस्तान की फौज, जिसे आसिम मुनीर ये कहते हैं कि दुनिया की नंबर 1 फौज, वो ये कर रही है। देखिए, एक तो पाकिस्तान की फौज है, ये कहना भी बहुत, और आसिम मुनीर, आपने देखा होगा मेरे साथ जब भी डिबेट में भारतीय सेना के कोई बड़े अधिकारी, मेजर जनरल या ये सब लोग बैठते हैं, तो ये बताते हैं कि एक मेजर जनरल जब रिटायर होता है तो उसके बाद वो अपने 2 BHK 4 BHK या इस तरह की एक लाइफ को जीता है, जो एक बहुत सामान्य उस कद पर आए हुए आदमी की मेहनत की कमाई से बनाई हुई हो। अब अगर आप पाकिस्तानी फ़ौज के आला अफसरों को देखेंगे तो वो सब विदेशों में बच्चों को भेजते हैं, विदेशों में प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं। सेना के अधिकारी इतनी लूट कहाँ से करते हैं? बहुत बड़ा सवाल है। आलिशान लाइफ वो सबकी, सारे जितने अधिकारी हैं, और ये लगभग वैसा ही है जैसा किसी देश में राजनीति में आने के बाद राजनीतिज्ञों का एकदम से मालामाल हो जाना। ठीक यही स्थिति सेना में अधिकारियों की होती है, और उनके जो चमचे होते हैं उनको मलाई खाने को मिलती है। यानी आसिम मुनीर वहाँ पर ये सेना प्रमुख हैं और वो अपने मुंह से अपनी सेना की क्या तारीफ करते हैं, वो सब बेकार की बातें हैं। उनकी एक ऐसी राजनीति है जिस राजनीति को आप बहुत सारे चश्मों से आपको देखना पड़ेगा। पाकिस्तान को क्या दिखाते हैं, अन्य देशों को क्या दिखाते हैं, अपनी जनता को क्या दिखाते हैं, कहाँ से वो पैसा लेना चाहते हैं, उनका खुद का इन्वेस्टमेंट कहाँ पर चल रहा है, उनके घर परिवार के लोग क्या बिजनेस कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग। और जब तक मेरी एक बार परवेज़ मुशर्रफ साहब से बात हुई थी, और परवेज़ मुशर्रफ साहब उस समय पर भगोड़े हो चुके थे, मतलब वो पाकिस्तान में नहीं रहते थे, वो लंदन में थे या कहीं थे, और उन्होंने इस शर्त पे बात की थी कि मैं बात करूंगा सिर्फ क्रिकेट पर। क्रिकेट का कोई मौका था, वो है अभी भी, मतलब वो बातचीत अभी भी उपलब्ध है। अब वो परवेज़ मुशर्रफ एक समय ऐसे थे, और बड़ी एक ऐसी सामान्य बातचीत हुई कि मुझे लगा कि मैं ये परवेज़ मुशर्रफ से बात कर रहा हूँ, जो एक ज़माने में आर्मी चीफ भी और भारत के सबसे, ये असीम मुनीर को जैसे देख रहे हो, असीम मुनीर तो कहीं नहीं लगता परवेज़ मुशर्रफ को इस स्तर पे देखा जाता था। लेकिन वो बहुत सामान्य हो गए अपना लंदन, अब तो रहे नहीं खैर। लेकिन एक बात बहुत साफ थी कि ये लोगों, इनके हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं, खाने के कुछ और हैं। बैक टू दी सब्जेक्ट, असीम मुनीर के लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं, पीओके में क्या कर रहे हैं। तो असीम मुनीर अपने मुंह से क्या कहता है सेना के बारे में, ये तो फालतू की बात है। असीम मुनीर की सेना सेना है, ये कहना भी बेकार की बात है।
पाकिस्तानी सेना को आप, क्योंकि आप एक हिंदुस्तानी हैं, आप भारतीय सेना का कल्चर देखते हैं, वो जोश देखते हैं, सेना के प्रति सम्मान देखते हैं, तो आपके मन में सेना का भाव वही भाव होता है, जबकि ऐसा है नहीं। पाकिस्तानी सेना बिल्कुल ही अलग किस्म का मामला है उनका, दुर्दांत भी है। और ये मैं इसलिए भी कह सकता हूँ क्योंकि ये तो अब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पीओके के लोग कह रहे हैं। बिल्कुल। कल मिर्ज़ा साहब थे, डॉक्टर मिर्ज़ा हैं, वहाँ के पीओके के एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने कई सारी दर्द भरी बातें रखी। भारत से क्या डिमांड कर रहे हैं ये भी हमने पहले रखा था, लेकिन फिर उन्होंने ऑन एयर उसी समय पर कुछ वीडियो चला दिए। उन्होंने बोला मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं सुनाना नहीं चाहता था, लेकिन ये बातें मैं आपको सुनवाता हूँ। तो उन्होंने अपने मोबाइल से फिर वो वीडियो हमारी टीम को भेजे, शायद आपके पास भी वो वीडियो आए हैं। तो उसमें पाकिस्तानी महिलाएं बता रही हैं कि कैसे घर में ज़बरदस्ती घुसकर उनकी असमत लूटी जा रही है, किस तरीके से घर में चोरियां की जा रही हैं, बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। मतलब बहुत ही दर्दनाक तस्वीर, वो जो बातें कह रही थी, अपना मुंह छिपा के कह रही थी, और बहुत बड़ी आबादी, मासूम है। देखिए, आपको पीओके को समझना पड़ेगा। पीओके एक ऐसी ज़मीन है जो बड़ी जन्नत वाली जगह, जैसे हमारा जम्मू कश्मीर का पूरा इलाका आप जानते ही हैं कितना खूबसूरत है, लेकिन उन वादियों को बर्बाद करने में आतंकियों ने, और आतंकियों को पनाह देने में पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान में ये एनार्की क्रिएट करने में, इस तरह के हालात बनाने में वहाँ की सेना ने, ये सारा एक तंत्र चलता रहा है, बहुत लंबे समय से चलता रहा है। जब से पाकिस्तान बना तब से ये चल रहा है। अब इसमें होता ये है कि पीओके की जनता बुरी तरह से पिसती है। उसको पहले तो उसका माइंड वॉश किया जाता है। वहाँ मदरसे होते हैं, वहाँ बेसिक एजुकेशन भी नहीं है। वहाँ पे एजुकेशन का मतलब है आप धार्मिक कट्टरता नई पौध में डाल दो, भारत के खिलाफ जहर भर दो, सीमा पार के बारे में जहर भर दो, मौलानाओं को, आतंकियों को अपना हीरो बना दो। तो ये ब्रेन वॉश करना बहुत मुश्किल नहीं होता, बहुत छोटी और लंबी पीढ़ियाँ बीत गई इसमें। तो जब भी अब धीरे धीरे इस पीढ़ी को एहसास हुआ। कल मिर्ज़ा साहब मुझसे कह रहे थे, वो एक्टिविस्ट हैं, वो कह रहे थे बचपन से मैं भी भारत से बहुत नफरत करता था, ऐसा बोल रहे थे मुझसे। बोले मुझे यही सिखाया गया था और मेरे दिमाग में बैठा था। मुझे बाद में एहसास हुआ कि ये वो दुनिया ही अलग है। जब मैंने दुनिया देखी कि उन लोगों को तो जैसे कि कहीं निकलने ही नहीं दिया गया है और बताया है कि एक अलग ही दुनिया है। उन्हें पाकिस्तान भी नहीं पता ढंग से, मेढक का कुआं बना के छोड़ दिया उनको अपने थोड़ा पड़ोस के मुल्क के बारे में कोई जानकारी नहीं कि वहां जिंदगी कैसी। वो सोचते हैं ऐसी ही जिंदगी होती है। अब ये भी कहा गया कि रेफ्यूजी कैंप लगा दिए जाए। रेफ्यूजी कैंप की बात में ये होता है कि आतंकी भी घुसकर वहाँ से आ जाएंगे। बहुत सारी उसकी टेक्निकलिटीज़ हैं, इस पर हम कभी डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल पीओके में पाकिस्तानी सेना जो कर रही है वो उसकी आज़ादी उसको किसने दी, मतलब वो फ्री हैंड किसने दिया है? वो फ्री हैंड असीम मुनीर की तरफ से दिया गया होगा। पहले लोगों पर गोलियां चलाना, दूसरा घरों में घुसकर लूटपाट करना, ये सेना के काम नहीं होते। और ये सिविलियंस हैं जिनको कर रहे हैं, जिनके साथ कर रहे हैं, कथित तौर पर जिनको अपना वो बोलते, वो अपना कभी मानते नहीं। देखिए, पाकिस्तान ने कभी पीओके को अपना नहीं माना। पीओके को बेवकूफ़ बनाकर वहाँ, जैसे क्या होता है कि कुछ लोग हैं जो राज करना चाहते हैं, तो राज करने के लिए वो यहाँ की जनता को बेवकूफ़ बना, उनका नेता बन के आ गए और पाकिस्तान के हाथों अपने आप को गिरवी रख दिया। ये वहाँ के कुछ बड़े बड़े लोगों को जो सेना में बैठा है उनको यहाँ बसा दिया गया। यहाँ बसा के बोला गया कि तुम्हारे बीच के लोग, ये मैंने कल भी बात बताया गया कि तुम्हारे यहाँ के लोग देखो कितने बड़े बड़े अधिकारी बने हुए हैं। यहाँ की सीटों को मैनिपुलेट किया गया। यहाँ जो चुनाव होता है और जो यहाँ की 14 सीटें होती हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है, वहाँ की राजनीति पे भी असर पड़ता है। जबकि एक बात बहुत साफ है कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, पीओके की अपनी राजनीति है, अपनी सरकार है। इस सब के बीच में यदि पाकिस्तान अब जोर ज़बरदस्ती कर रहा है तो इससे ये संकेत बहुत स्पष्ट हो गया है, कोई कितना ही छुपाए, कि पीओके अब अलग होना चाहता है। देखिए सर, जो बाइट की बात हो रही थी, महिलाएं क्या कह रही हैं, लूटी जा रही हैं, उन्हें शर्म हया नहीं आती। इन्होंने पहले हमारे इंटरनेट बंद कर दिए, भाइयों ने एहतियात किए, वो चले गए और उनके जाने के बाद ये हमारे घरों पे छापे मारते हैं। हमारे चादर चार दीवारी किसी चीज का तकद्दुस ये नहीं रहने देते। रातों को छापे मारे जा रहे हैं हमारे घरों पे, हमारी इज्जतें लूटी जा रही हैं। उन्हें शर्म हया नहीं है, उन्हें शर्म हया नहीं है। मतलब ये एक, और खुद को जब कहते हैं कि वर्दी जब होती है, जैसे आपने जिसका जिक्र भी किया कि हम अपनी भारतीय फौज को जब देखते हैं तो देख करके लगता है कि फौज ऐसी हो, और वही हम सोचते भी हैं कि सामने वाले देश के लिए भी फौज तो वैसी ही होगी। ठीक है, हमारे साथ उनके रिश्ते खराब हैं तो वो एक अलग विषय है, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए तो कम से कम वो फौजी उसी भाव से होंगे। लेकिन अगर ये सच्चाई है
कि आप घर में घुस करके किसी की असमत लूट रहे हो, घर में चोरियां कर रहे हो। अब इससे ज्यादा कम से कम वर्दी का तो सम्मान, ये सब मतलब सम्मान, इन सारी चीजों के सिर्फ पाकिस्तान की फौज का कोई लेना देना नहीं। देखिए, इसको अलग अलग हिस्सों में समझिए। पहले तो लोग वहाँ के लोगों से यहाँ के लोगों ने कभी नफरत नहीं की, और ऐसा ही मेरा मानना है कि वहाँ के लोग भी यहाँ के लोगों से नफरत नहीं करते। वैसे नहीं, उस स्तर पे नहीं जैसा आप फिल्मों के माध्यम से देखते हैं, खेल के दौरान देखते हैं, युद्ध के दौरान देखते हैं। ये कुछ ऐसे मौके होते हैं। आम आदमी से नफरत नहीं करता। हाँ, मजहबी कट्टरता या द्वेष, ये तो फिर किसी देश में हो या उसी देश में रहने वाले लोग हों। अगर कोई यहाँ कट्टर होगा तो वो कट्टर इस्लामिक होगा और हिंदुओं से नफरत करता होगा तो वो एक अलग। तो हिंदू से नफरत, मुसलमान से नफरत, दोनों ही पहलुओं को लीजिए। हिंदू से नफरत, मुसलमान से नफरत, ये तो एक अलग बात हो गई। ये तो फिर किसी देश की कोई बॉर्डर नहीं है तो नफरत है। मैं कई बार बहुत खुलकर ये सवाल पूछता हूँ, बड़े बड़े ईरान से भी जो विशेषज्ञ बैठते हैं कि भैया ये आप मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड क्या होता है? हम भारतीय सनातन संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम कहा गया है ना, पूरा विश्व एक परिवार है। और आप कहते हो सारे मुस्लिम भाई हैं, तो ये समस्या का विषय है और ये कट्टरता भरी गई है, ये गलत है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। मैं हिंदू हूँ, मैं इस्लाम का मानने वाला नहीं हूँ, तो मेरी बात को उतना समझ से शायद ना समझ पाएं या सुनना पसंद ना करें, लेकिन मैं ऐसे विचारकों को जानता हूं जो इस्लामिक होते हुए भी इस बात को पुरजोर तरीके से रखते हैं कि सबसे बड़ी दिक्कत है कि तुम किसी अपने को धर्म के नाम पर बहुत अपना मान लो, करीबी मान लो, और बाकियों से नफरत करो। चलो किसी को अपना करीबी मान लो, ये तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि तुम मेरी तरह हो, तुम मेरे ज्यादा करीब हो, तुम मेरे त्योहार में साथ होते हो, मेरी हर चीज। लेकिन मैं किसी और से इस कदर नफरत करूंगा कि उसे चाहूंगा ही नहीं कि वो रहे, उसका कोई अस्तित्व रहे, ये गलत है। बिल्कुल। मैंने ये बात इसलिए बोली क्योंकि ये आपके थोड़े विषय से हटकर बात है कि अब आप आइए लोगों की साइकोलॉजी पर, कि हम कहते हैं कि वो ये सोचते हैं। मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होता कि भारत में भी पाकिस्तान परस्त कई लोग मिल जाते हैं, और स्लीपिंग मॉड्यूल्स होते हैं। स्लीपर मॉड्यूल्स ने कई बार ऐसा काम, सिमी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस बनी, केरल में कई ऑर्गेनाइजेशन और फ्रंट बनते रहे, ऐसा बहुत कुछ होता रहा। और ये बड़ा चिंता का विषय भी रहता है, बड़ी तकलीफ होती है। अब पाकिस्तान में भी जाइए, पाकिस्तान में कितना आसान होगा लोगों के जहन में ये भरना, अगर मजहबी तौर पर भरना। इसी का इस्तेमाल पाकिस्तान की सेना और सरकारें करती रही अभी तक। अब पीओके में आइए, पीओके में और आसान हो जाता है। पीओके में इसलिए और आसान हो जाता है कि वहां पर एक अलग ही लड़ाई का कि अगर तुमको छोड़ा, यहां से सेना हटाई तो भारत तुमको कब्जा लेगा। भारत कब्जाएगा? भारत का हिस्सा है, मतलब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आप जाएंगे तो आप देखेंगे वहां के राजा ने भारत के साथ में जाने की बात कह दी थी। खैर वो अलग एक बहस है, उस पर अलग अलग विशेषज्ञों की अलग अलग राय रहती, मैं पढ़ता भी नहीं उसमें, भारत कभी इस झंझट में पड़ा भी नहीं। भारत का स्पष्ट मत है कि शांति रहनी चाहिए, है ना, और शांति के लिए बहुत जरूरी है कि जहां पर जो लोग रह रहे हैं उनका कितना विकास हो रहा है। अब आप जम्मू कश्मीर, भारत, उनको बेचारों को पता भी नहीं होगा, शायद कुछ लोगों को पता होगा, जाके बताते भी होंगे कि ऐसा भी होता है कि एक जम्मू कश्मीर उधर भी है, वहां का डेवलपमेंट किस स्तर पे हो रहा है, वहां एक सरकार आती है, वहां रोजगार की, जबकि उसमें आतंकवाद की आशंकाएं और उसको पनपाने के प्रयास बहुत किए गए। वहां की लोकल राजनीति ने भी इसका बहुत भरपूर फायदा उठाया, इसके बावजूद उसने तरक्की करी। सोचो अगर वो जख्मी ही हट जाए, वो परेशानी ही हट जाए, यानी पीओके का हिस्सा भी इधर है, तो कितना डेवलप ये क्षेत्र कर सकता है। लेकिन उस सोच को बदलने में, अगर बिगड़ने में इतना समय लगा है तो बनने में भी बहुत समय लगेगा। ये इतना आसान नहीं होता अभिषेक कि आज बोला जाए कि रेफ्यूजी बन के आ जाओ, आज आपको डर लग रहा है, आपको दर्द हो रहा है तो आप आके समा जाओ। पाकिस्तान को भारत ने अपने में तो नहीं समाहित कर लिया, एक अलग देश बना दिया। जीतने के बाद में ये करते कि हमने ले लिया, हम हमारे ही हो जाओ, बंगाल का ही हिस्सा हो जाओ, ऐसा तो नहीं किया, अलग देश बना। भारत की पॉलिसी ही नहीं है। बिल्कुल। अब अगर वो अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने तरीके से चल रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वहाँ के लोगों की आवाज़ इकट्ठा होकर एक क्रांति के रूप में परिवर्तित होती है और बहुत पुरजोर तरीके से वो इस घुटन को महसूस करते हुए दुनिया को बताते हैं, यूएन क्यों नहीं देख रहा है?
अमेरिका अमेरिका का क्या मतलब, अमेरिका बेचारा खुद ही उलझा हुआ है, वो इजराइल सुन नहीं रहा तो अगर पूरी दुनिया के बड़ी बड़ी ताकतें जो आपस में उलझी हुई हैं वो अगर इस मसले पर थोड़ा सा गौर करें, इसको देखें, तो पीओके की जनता को सबसे पहले जो ये पाकिस्तान ने जिस हिस्से को गुलाम बना रखा है वहाँ से उसकी सेना को हटाया जाना चाहिए। उनको बेशक एक सुरक्षा का माहौल देना, ये अंतर्राष्ट्रीय जगत की, सिर्फ भारत की जिम्मेदारी नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय जगत आप भारत को बोल सकते हो, फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बोले कि हाँ आप वहां पर मौजूद हो, आपकी सेनाएं वहां पर है, आप कोई व्यवस्था बना दो, तो ये बात समझ में आती है। अब भारत आगे रह के तो सेना लेकर घुस नहीं जाएगा। अभी जो लोग इस अत्याचार पर आंखें मूंदे बैठे हैं, भारत एक कार्रवाई कर दे तो पूरी दुनिया खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल। और इसमें चाइना से लेके अमेरिका से लेके जितनी बड़ी बड़ी ताकतों की लॉबी है वो कभी नहीं चाहते, भारत से बहुत थ्रेट रहता है इन लोगों को। थ्रेट इन द सेंस ये जलन का भाव कह लीजिए, या अब उनको पता है कि भाई हम लोग तो बुढ़ा रहे हैं, सबसे बूढ़ी आबादी चीन की होती चली जा रही है, पब्लिक ज़्यादा है लेकिन यंगस्टर्स नहीं है उनके पास में। अमेरिका की हालत इकोनॉमिकली कितनी गिरती जा रही पूरी दुनिया को पता, वो इतने बेचैन है, रेसिप्रोकल टैरिफ से लेके ये युद्ध से लेके, मतलब बेचैन है। वो बेचैनी ऐसे ही नहीं है, लोगों को लगता है पागल है, सुबह कुछ कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो बहुत परेशान है। अब भारत की इकोनॉमी ऐसी है कि हमारे पास खोने को कुछ रहा नहीं, हमारे पास जो है पाने के लिए, और पाने की संभावनाएं वो हमको कुदरत ने दी है। भारत माता हम जो कहते हैं, वो भारत माता हिमालय से लेकर समंदर तक, आप जो कन्याकुमारी तक चले जाएं, एक ऐसी सुंदर भूमि है, इतनी वरीयता से भरी हुई है, इतनी विविधताओं से भरी हुई है कि हमारे पास संभावनाएं असीमित है, और सबसे युवा आबादी पूरी दुनिया की, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बस इसको सही मार्गदर्शन दे। ये पूरी दुनिया की ताकतें जानती हैं कि भारत उठेगा तो ऐसा उठेगा। कोई भी देखो, मैं यहाँ की सियासी बातें नहीं करता कि यहाँ की सियासत में क्या चल रहा है, ये तो चलता रहता है, ये हमेशा से चली और चलती रहेगी। सियासी जमीन भी बहुत उर्वरा है, यहाँ नेता आते जाते रहते हैं, लेकिन ये देश बहुत ही शक्तिशाली देश है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको आगे ही आगे बढ़ना है। तो अब ये जरा सा भी किसी कहीं संभावनाएं इसकी दिखती है ना तो परेशान हो जाते हैं। तो क्या इसी वजह से, क्योंकि एक बयान भी है लोकसभा में, सीना ठोक करके हमारे केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि आप लोग क्या, मतलब विपक्ष का जवाब देते हुए, कि क्या आपको लगता है पीओके को आप नहीं मानते हैं भारत का हिस्सा, जान दे देंगे उसके लिए, और पीओके तो लेकर रहेंगे। क्या घड़ी वो आने वाली है? क्योंकि जो बयान आ रहे हैं, महिलाओं के भी जो बयान हैं और जो वहाँ के लोगों के बयान हैं, जो जैक है, ज्वाइंट आवामी लीग, जो वहाँ पे कमेटी जो अभी इस समय प्रदर्शन को मतलब लीड कर रहा है, उनकी तरफ से भी उसी तरीके के कुछ आ रहे हैं कि हमें भारत के साथ जुड़ना है, बिजनेस करना है। पहले तो वो बात बिजनेस की कर रहे हैं कि भारत के साथ हम व्यापार करेंगे, हमारे लिए दरवाजे खोलिए, जिसका सवाल कल भी मैंने किया था। तो मैं गृह मंत्री जी के बयान को ये करते हुए समझना थोड़ा सा चाहूँगा कि घड़ी क्या वो आ रही है, आने वाली है वो घड़ी? इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से भी पूछा गया तो उन्होंने कहा ये सब अपने आप हो जाएगा, इसके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना। ये भी उनका एक प्रसिद्ध बयान रहा है। एक बहुत अजीत डोभाल साहब का एक बहुत पुराना बयान है, बड़ा वायरल होता है बलूचिस्तान को लेकर कि एक झटका लगेगा और बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। लोग उसको बड़ा वायरल करते हैं। भारत की मंशा नहीं रही, वो पाकिस्तान को सिर्फ आईना दिखाने की बात है कि वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा हो, वहाँ पर बलूचिस्तान हो, वहाँ पर आपका पीओके का इलाका हो या सिंध का कोई भी इलाका हो, इन सारे इलाकों में जो कुछ चल रहा है, भारत की पैनी निगाह रहती कि पड़ोसी है। और हमने हमेशा से चाहा, देखिए कितनी बार समझौते, कितनी बार दोस्ती, कितनी बार शांति, सबकी पहल करते रहे भारत। बड़ी आलोचना भी होती थी कि यार देखो तुमको तुम्हारी पीठ में छुरा भोंके जा रहे हैं और तुम इस पहल से, ये बुद्ध की भूमि है, ये भारत का मिजाज है, इसमें कोई बुराई नहीं है और यही तो शक्ति है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि तुम बहुत शांत हो गए थे इसलिए आक्रांता तुम पे चढ़ गए और तुम भी कर, नहीं, ये हमारी शक्ति है, ये हमारी शक्ति है। तलवारें तो धार बोटी हो ही जाएगी किसी ना किसी दिन, ये वाली धार बोटी नहीं होती, यानी ये धार चलती रहती है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि इस समय पर भारत ने जो स्टैंड लिया है वो सीधा है। जो मैंने आपको पहले बताया, जो आपने सवाल किया ना, रक्षा मंत्री गृह मंत्री दोनों की बात को अगर मिला लूँ कि भारत से जब इंटरवीन करने को कहा जाएगा, जब मजबूरी हो जाए, वो समय अपने आप आ जाएगा। हाँ, आपने कहा वो मौका आ गया, तो वो पीओके के लिहाज से तो आ गया है। पीओके में तो अब एक समझ लीजिए प्रेशर कुकर की बाकी किसी के लिए, क्योंकि जो बॉर्डर है उसमें
पीओके का जो हिस्सा है वो हमारा भाल है, और जब हम पूरा उस बॉर्डर को देखते नहीं, वो तो हैं है ही हमारा। देखो तो इसी वजह से मैं पीओके के लिए थोड़ा सा मैं तो कहता हूँ, बाकी बीएलए में जो हो, खैबर पख्तूनख्वा में जो हो, सिंध में जो हो, वो दैट्स नॉट आवर पार्ट। वर्तमान की स्थितियों को समझना होगा कि वर्तमान सरकार की जो अप्रोच रही है वो काबिल तारीफ है, उनके एजेंडे में शामिल रहा है। आपने गृह मंत्री जी का जिक्र कर दिया। मुझे लगता है कि ये होगा नहीं होगा इस पर तो बहुत कोई भविष्यवाणियां तो की नहीं। हालात वैसे बन रहे हैं कि उन लोगों को अपना भला भारत के साथ समझ में आता है। ये हालात तो बने हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संदेह नहीं। चलिए सर, तो देखते हैं कि क्या वो घड़ी आने वाली है हाँ, या आ गई मतलब है। आएगी तो चुनौतियां भी लाएगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, ये बहुत तो आसान है, होगा। लेकिन जैसे चुनौतियां थी 370 को खत्म करना चुनौती थी, लेकिन इस सरकार ने उसे इस पे स्वीकार बात किया। करेंगे किसी दिन, डिटेल में बात करते हैं कि पीओके अगर आ गया तो क्या चुनौतियां। चलिए इस पे बात करेंगे। और फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका सर, विस्तार से एक चीज़ आपने बताई। तो देखा आपने कि पीओके में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो बहुत सारी चीज़ों की तरफ इशारा भी कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये पाकिस्तानी फौज जो है वो कितने गर्त में जाएगी, कितने गर्त में जाएगी। कम से कम कुछ ना देखे आईना तो एक बार जरूर इन फौजियों को देखना चाहिए। फिलहाल ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।